हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों आज है 10 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि पूरी एनर्जी से काम तो ले लेते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो ले लेते हो, लेकिन वैसे तुम लोग शेयर वगैरह नहीं करते। यार शेयर भी तो कर दिया करो। तुम लोगों से इतना तो एक्सपेक्टेशंस रख ही सकता हूँ। कई महीनों से चुपचाप क्लास किए जा रहा हूँ, लेकिन लगता है यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ऐसे मज़ा नहीं आता। चलो अब इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो आपको दिया गया था कि स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर 2019 किसके द्वारा तैयार की गई। भारत की 2019 के लिए शिक्षा रिपोर्ट का किसके द्वारा तैयार की गई। तो ये तैयार की गई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और यूनेस्को द्वारा, दोनों द्वारा मिलके। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखो, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल भी दे रखी है। वो क्या है कि स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, नाम याद कर लो, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन शिक्षक। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड एट और इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली में वहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा कि कौन सा बैंक इक्विटी वैश्विक इक्विटी सेल्स और ट्रेडिंग से बाहर निकलने की घोषणा की है और वो अपना निवेश को इक्विटी बैंकिंग में बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान देंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो वो है डेट्स्यूच बैंक। तो इसका आंसर बनता है ए, ड्यूश बैंक। दोस्तों ये इतना ज़रूरी न्यूज़ क्यों है? देखिए, कोई एक बड़ा बैंक अगर वो तय कर ले कि मुझे इक्विटी निवेश से बाहर जाना है, ठीक है, शेयर मार्केट से बाहर जाना है, तो उससे बहुत बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट को, मतलब जॉब को नुकसान पहुंचता है। इसके तहत कम से कम 18,000 नौकरियां जाएंगी और 2022 तक 174,000 नौकरियों के जाने का अंदेशा है। तो ये है वो बैंक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये जर्मन बेस्ड बैंक है, जर्मनी का बैंक। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है? अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा का अनावरण किया है वाराणसी में। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए, जो ऐसे ग्रेट लीडर्स होते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, उनको उनका स्थान मिलना जरूरी ही होता है। यही थे जिन्होंने हमें 1965 की जंग में जीत दिलवाई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी दूरदृष्टि की वजह से। अब ये देखिए, ये उद्घाटन के समय पर ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है? अब जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी और अग्रदूतों पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने का संकल्प लिया है। तो भारत के साथ जिस देश ने ये संकल्प लिया है कि वो नशीले पदार्थों की तस्करी और अग्रदूतों पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करेंगे, वो है म्यांमार। तो इसका आंसर बनता है बी, म्यांमार और भारत। तो अब म्यांमार की बात आती है तो दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ पर है, ये देख लें। ये देखिए, ये है इंडिया और ये है म्यांमार, दोनों साथ साथ ही हैं दोस्तों। ठीक है, ये देख लो। ये भारत, ये म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, वही बात जो कह रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग पर, नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि भारतीय वायु सेना के लिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर कौन से हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। तो गुजरात में वायु सेना के लिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जो हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं उनका नाम है चिनूक। तो इसका आंसर बनता है बी। दोस्तों ये चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं हमारी वायु सेना की ऑपरेशन एबिलिटी को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्षमता बढ़ाएंगे उसकी। ये देखिए,
ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें फौजी भी, हमारे सैनिक भी ज़्यादा जा सकते हैं और इसके कोई किसी तरह का भार भी उठा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? अब जो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो है कि किस राज्य सरकार ने 10,000 मासिक रुपए भत्ता की घोषणा की है वित्तीय समस्या का सामना कर रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए? देखिए, जो पद्म पुरस्कार मिलता है जिन लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी वित्तीय समस्याओं से उलझ रहे होते हैं, उनकी मदद के लिए एक सरकार आगे आई है। तो वो कौन सी सरकार है? वो उड़ीसा की सरकार है। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों। अब उड़ीसा भारत के नक्शे पर कहां है ये देखना है हमें। अब ये देखिए, ये इंडिया है, उड़ीसा है, ये देखिए उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य है। अब उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक नाम है उनका, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब इतनी मेहनत करते हैं तो क्या सपोर्ट तो किया करो। सपोर्ट नहीं करते हो यार तुम लोग, मजा नहीं आता ऐसे। बाबू सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर किया करो। हमारे पास कौन सा हज़ारों करोड़ों के रिसोर्सेज हैं कि जो हम किसी ऐसे अपने खुद से कर लेंगे। हमारे लिए सारा काम तो आप लोगों ने करना है, हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वैसे इस बात का मुझे विश्वास है, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहे ना आते हो, इसका तो बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो किया गया है राहुल द्रविड़ को। तो इसका आंसर बनता है सी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैन है लोग, ठीक है, होना भी चाहिए, पेपर में भी काम आ ही जाएगा। ये देखिए, ये है राहुल द्रविड़। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में निर्धारित सीमा से अधिक यूरेनियम को समृद्ध कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है? तो दोस्तों 2015 में एक संधि हुई थी ईरान और कुछ देशों के बीच में, जिसमें अमेरिका भी आता है। उसके तहत ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, उसके लिए सामग्री को इकट्ठा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि अमेरिका के बाहर जाने के बाद उन दोनों के बीच तनाव बढ़ने के कारण इसने अभी ये काम शुरू कर दिया है। तो इसका आंसर बनता है ए। इस क्वेश्चन को मैं कई बार करवा चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, और जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं उनको दिखाने के लिए आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में कितने देशों ने आर्कटिक बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का एक समूह स्थापित किया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है, तो ये इसका आंसर बनता है सी, 17 देशों ने मिलकर आर्कटिक बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक कदम आगे आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर आर्कटिक या एंटार्कटिक जैसी बर्फीली जगहें पिघल जाएं तो उसके क्या होगा, हमारा का जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से बहुत सा जो भूभाग है वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और हम जैसे लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। वाह, आप एक बात को ध्यान रखा कीजिए, जब भी क्लास होती है, जैसे कि मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज क्वेश्चन कल से भी ज़्यादा है, पहले से भी ज़्यादा है, और देखना जैसे जैसे मैं अपना सोर्स बढ़ाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बीच में लेके आऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। मेरी कोशिश यही है कि आप मेरे क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर में कर सको, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर मैंने, जैसे आपने मेरी क्लास सुबह 6 बजे देख ली, सुबह 6 बजे की क्लास का टाइम है, तो सुबह 6 बजे की क्लास के बाद आपको इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। अगर कई बार ऐसा गलती हो जाती है कि PDF वगैरह नहीं मिलता, तो आपको खाना खाते वक्त या कुछ भी करते वक्त अपने मोबाइल को चलाइए, मोबाइल को साइड में रखिए, अपना खाना खाते रहिए और साथ साथ में सुनते रहिए। दूसरी बार 2 बार कम से कम जरूर सुनना है, उससे ये होगा कि आपका जो एक बार तो आपने जो
ध्यान देकर सुबह सुबह फ्रेश माइंड से सुन लिया तो सुन लिया, साथ में जब दोबारा सुनेंगे, चाहे शाम को चाहे दोपहर को खाना खाते वक्त या फ्री बैठे हो तब लगा के साइड पे रख दिया, दिमाग में अपने आवाज़ जाती रहेगी तो आपको वो चीज़ पक्की हो जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और अपना एक निर्धारित लक्ष्य तय किया कीजिए कि आज मैं इतना करूँगा, और जितना तय कर लिया उसको किया ही कीजिए, फिर ही उठा कीजिए, बाकी सब काम को साइड पे, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपके सामने 9वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में किस देश ने 33 सैटेलाइट के साथ सोयूज कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है। तो दोस्तों 33 सैटेलाइट के साथ सोयूज कैरियर लॉन्च करने वाला देश है रशिया। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों, रशिया है इसका आंसर। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है दोस्तों। अब रशिया, ये देखिए ये है वो रॉकेट जिसके द्वारा 33 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, इसका नाम सोयूज है, ठीक है दोस्तों। अब रशिया की बात आती है तो रशिया देख लें कि दुनिया के नक्शे पर कहाँ आता है। अब ये देखिए ये दुनिया है, ये पूरा का पूरा अर्थ इस वक्त मेरे हाथों में घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। ये भारत, और भारत से ये आता है रशिया, बिल्कुल हमारे नॉर्थ पे है, देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये छोड़ा गया है। अब हम चलते हैं आगे, फिर भी एक बार मार्क लगा के दिखाई देता हूँ कहीं रह ना जाए कुछ बच्चों के लिए। ये देखिए ये है रशिया, ठीक है दोस्तों। लैंड के मामले में, भूभाग के मामले में ये एक अकलौता ऐसा देश है जो सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया सबसे बड़ा है। तब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो क्या है। 10वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 358 करोड़ रुपए लिए हैं। 358 करोड़ दोस्तों, यहाँ 58 ही लिखा रह गया हिंदी में, इंग्लिश में तो फिर भी 358 लिखा ही हुआ है। किस राज्य सरकार ने भारत की सरकार से सड़क परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए लिए हैं। तो वो है त्रिपुरा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब त्रिपुरा भारत के नक्शे पर कहां है ये भी हम देख लें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भारत नक्शे पर, और ये है भारत। और हमें एक बात याद रखनी है कि 7 नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसमें से एक राज्य है त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, ठीक है। ये है भारत पूरा का पूरा, और उसके बीच में बांग्लादेश, और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक तरफ से ये भारत से जुड़ा हुआ है। ये हमें समझने की जरूरत है, इस चीज को कभी भूलना मत, काम आ सकती है, ठीक है दोस्तों। कभी कोई पूछ ले पेपर में कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट का, ये भी यार नॉर्थ ईस्ट का। अब 10वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, वो क्या है। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो ये है कि भारत ने हैनिल पासपोर्ट सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक के अंतर्गत, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 के अंतर्गत भारत का स्थान है 86। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए सूचकांक का कुछ ऐसा होता है कि जो भी देश इस सूचकांक के पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर आता है उन्हें ज्यादातर देशों में बिना वीजा के जाने की अनुमति होती है। कुछ यही इसका फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारा 86वां स्थान है 86, ठीक है, तो हमें भी कुछ देशों में जाने की अनुमति है। और पहला देश कौन सा आता है ये भी देख लीजिए। हमें कम से कम देख लिए, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 हैव रैंक्ड इंडियन पासपोर्ट एज 86, जिसके कारण हमें 58 देशों में जाने की अनुमति है बिना वीजा के। अब देखिए इसमें पहले स्थान पर आने वाले कौन से देश हैं, जापान और सिंगापुर। पहले स्थान पर आने का ये फायदा है कि उन्हें कम से कम 189 देशों में बिना वीजा के जाने का बेनिफिट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब इसमें कम से कम 199 देशों के पासपोर्ट आते हैं, 199 देशों के पासपोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों ने निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस
अंतरराष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है बी। आपको यह याद रखना है, दिवस दिवस मैं करवाता हूं, जब भी आते हैं मैं दिवस जरूर करवाता हूं। और आपका काम यह बनता है कि जब भी मैं दिवस करवा दूं, आपने अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना है कि आपको वो दिवस कभी भी ना भूले। ठीक है दोस्तों, दिवस को तो भूले नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। तो अब हम चलते हैं आगे, इसका थीम देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आ गई बात थीम की। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब देखिए इसका जो थीम है, कोप्स फॉर डिसेंट वर्क। ठीक है दोस्तों, कोप्स फॉर डिसेंट वर्क, ये आपको याद रखना है। ये इसका क्या है, थीम है। इंग्लिश वालों का भी सेम है, हिंदी वालों का भी सेम है। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन जैसे देश होते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय होते हैं, उनमें मैक्सिमम नाम तो कुछ इंग्लिश वाले ही होते हैं। तो याद वैसे ही कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि आजकल उसका भी अनुवाद हिंदी में भी इंग्लिश की तरह ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है। अब 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्रोसेको हिल्स, क्या नाम है, प्रोसेको। प्रोसेको हिल्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्रोसेको हिल्स इटली में है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये न्यूज में क्यों थी, समाचारों में क्यों थी। अब देखा, ऐसी छोटी छोटी चीज जैसे कि प्रोसेको हिल्स वगैरह, ये जो होते हैं ना, पूछ डालते हैं उनका, वो छोड़ते नहीं है मौका। ये देखो मैंने बड़ा कर दिया, प्रोसेको हिल्स। ठीक है दोस्तों, प्रोसेको हिल्स। ये इसका क्या है कि जो न्यूज़ में, जो एग्जाम में ऐसी चीज़ें जो आती हैं ना, जो दिखने में बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी होती हैं, बड़े आराम से पूछ डालते हैं। प्रोसेको हिल्स इटली में है, ये याद रखना है। ये न्यूज़ में क्यों थी, ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि चलेगा। अब दोस्तों बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, प्रॉब्लम आई थी अभी पहले भी, जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में, प्रोसेको हिल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये इटली में है। ठीक है दोस्तों, अब इटली कहाँ पर है दुनिया के नक्शे में, ये हम देख लें। अब मैं ये बता रहा था कि इटली में क्यों प्रोसेको हिल्स की बात की गई। पहले इटली देख लो, फिर अब देख ही लेते हैं। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से प्रॉब्लम हो चुकी है। अब ये देखो, यूरोप में यहाँ पर इटली आता है दोस्तों, ये देखो, यह है इटली। ठीक है दोस्तों, यह है रोम। तो अब हम चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्रोसेको हिल्स न्यूज़ में क्यों थी, देखिए जैसा कि मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो यूनेस्को की है उसके अंतर्गत ही इसे काउंट किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैं पूरा नहीं बोला, ठीक है, जो आगे था बोल दिया। अब ये देखो कुछ इस तरह के इसका दृश्य है, इसीलिए ये इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जगह का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखने में तो काफ़ी सुंदर है। कोई इटली जाने में अफोर्ड कर सकता है ना, तो जरूर जाना वहाँ पे घूमने, प्रोसेको हिल्स। तो दोस्तों अब 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को बिफान में सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म के लिए नेटपाक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये है गुल्ली बॉय। तो इसका आंसर बनता है ए। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जो मूवी है ना, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, वो वही मूवी वाला थोड़ा सा उसको अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बात का बिफान में नेटपाक अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। काफी मशहूर था कि अपना टाइम आएगा, वही अपना टाइम आएंगे वाली मूवी का मिला सबको। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ ने पोखरान स्थल पर निम्नलिखित में से किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। तो दोस्तों डीआरडीओ ने पोखरान स्थल पर निम्नलिखित में से जिस नाग मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, जिसका तो नाम ही नाग है उसका क्या होगा,
अब दोस्तों नाग मिसाइल ये लीजिए, कुछ इस तरह से है देखने में। ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है जो भारत में ही डेवलप जैसे कि तैयार की गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लें। देखिए ये 524 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठीक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसके साथ मिसाइल कैरियर व्हीकल भी होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि थर्ड जनरेशन है, इफेक्टिव है, एनिमी की टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो नाग मिसाइल देख ही ली। अब 16वां क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में न्यूज में रहा ऑपरेशन मिलाप का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखिए ऑपरेशन मिलाप एक इंटरनल सिक्योरिटी पर चलाया गया एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन मिलाप ये चलाया था तो ये चलाया था दिल्ली पुलिस ने। तो इसका आंसर बनता है ए, जिसके तहत जो बच्चों को किडनैप करके इधर उधर बेच दिया गया था, ठीक है दोस्तों। पूरे देश भर से किडनैप हुए बच्चे जो कि नेशनल कैपिटल भारत की राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था किसी ना किसी रूप से। तो उसके अंतर्गत ये दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था, जिसके अंतर्गत 333 गुमे हुए बच्चे, गुमशुदा बच्चों को ढूंढ लिया गया है और अपने माँ बाप को वापस दे दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तब हम चलते हैं आगे। देखिए टेंशन मत लेना, बीच में से थोड़ा लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में जिसने भी शपथ ली है तो ये आपको बताना है दोस्तों। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं बनेगा। अगर जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, मैंने बता दिया कि एक बार आप सुबह 6 बजे क्लास सुन लेते हो ना पूरे ध्यान से, उसके बाद अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से एक बार नज़र मार लो, अगर नहीं तो वीडियो को चलाकर साइड पे रख दो, साइड पे रख दो और उसको सुनो। चाहे खाना खा रहे हो, चाहे फ्री बैठे हो, उस वक्त जब आपके दिमाग में, आपके कान में आवाज़ जाते रहेगी ना, तो दूसरी बार सुनने से तो आपकी चीज़ पक्की हो जाएगी। और दोस्तों इसको शेयर मत जरूर करो, इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो फल मिलना ही चाहिए ना, कि शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आप ही के द्वारा तो हमारा प्रमोशन होएगा, हमने खुद तो कहीं जाना नहीं है प्रमोशन करने। कौन सा हमारा बहुत बड़ा बजट है, ठीक है दोस्तों, कब इतने से रिसोर्सेज हैं उसमें चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।